हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21, तुमसे ज्यादा सेक्सी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ओबरॉय पैलेस। वेदिका की बात सुनकर स्वरांश सोच में पड़ चुका था। वो सोच रहा था कि अब वो धुनकी का क्या इलाज करें, जिससे धुनकी जो स्वरित के करीब जा रही है उसका वो करीब जाना बंद हो जाए और धुनकी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। वेदिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक प्लान बताऊं जिससे धुनकी हमेशा हमेशा के लिए ओबरॉय पहले से बाहर जा सकती है। तुम्हारे भाई की जिंदगी में तो आना दूर की बात, वो सीधा इस घर से आउट होगी और कभी वापस नहीं आएगी। स्वरांश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वेदिका हल्का सा मुस्कुराए और उसके बाद उसने कुछ कहा जिसे सुनकर स्वरांश के भी होश उड़ हुए थे। वो तुरंत बोला, नहीं नहीं, ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा वेदिका, हम ये सब नहीं कर सकते हैं, मैं किसी लड़की के कैरेक्टर पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले वेदिका ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, ओके फाइन, तो तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहो और देखना एक दिन वो धुनकी तुम्हारा भाई को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लेगी और तुम्हारी भाभी बनकर इस घर में रहने लगेगी। फिर पूरा ओबरॉय पैलेस उसके हाथ में होगा और वो तुम सब लोगों का जीना हराम कर देगी। तुम तो लंदन वापस चले जाओगे, लेकिन क्या तुमने बाकी सब का सोचा है? वसुंधरा आंटी, तुम्हारा भाई स्वरित, प्रियांशी, वो इन सब लोगों का जीना मुश्किल कर देगी स्वरांश, इसलिए अगर तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। वेदिका की बात सुनकर स्वरांश ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। वो किसी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन अब उसे भी वेदिका की बात सही लग रही थी। धुनकी को ओबरॉय पहले से भेजने का उसके पास अब यही तरीका बचा था। वो कुछ सोचते बोला, ओके फाइन, मैं ये करने को तैयार हूँ, पर हमें ये सब कुछ अच्छे से प्लान करना होगा। अगर किसी को पता चल गया और खासकर भाई को तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उसकी बात सुनकर वेदिका हल्का सा मुस्कुराए और बोली, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर ये सब कुछ प्लान करेंगे। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से चली गई। स्वरांश भी अपने रूम में आया। उन लोगों ने जो आज प्लान किया था वो आज तो वो लोग नहीं करने वाले थे, लेकिन बहुत जल्दी वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे। वही पूरा दिन बीत चुका था और अब रात का वक्त था। धुनकी के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए वो डिनर के लिए नीचे डाइनिंग एरिया में नहीं जा रही थी और अब तक कोई सर्वेंट उसे खुद से डिनर देने भी नहीं आया था, तो उसने सोच लिया था कि वो बिना डिनर किए ही सो जाएगी। उसे अब ओबरॉय पैलेस में रहना थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा था, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा हल्का सा नॉक हुआ। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहां पर सामने स्वरित खड़ा था और उसके हाथों में खाने की ट्रॉली थी। उसे यूं देखकर धुनकी हैरान रह गई। स्वरित अंदर की तरफ आते हुए बोला, मैंने डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा वेट किया लेकिन तुम नहीं आई, तो मैं डिनर लेकर ऊपर आ गया। पता नहीं क्यों तुम्हारे बिना खाना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी बात पर धुनकी चौक पर बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर ओबरॉय? मेरा मतलब है अगर घर में किसी को पता चला, आई मीन आपकी मॉम को। उसकी बात पूरी होती उससे पहले स्वरित बोला, अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, तुम्हें ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है धुनकी। ये बोलते हुए उसने ट्रॉली को टेबल के पास रखा और फिर धुनकी के पास आया जो बेड पर बैठी हुई थी। उसके पैर में अभी भी दर्द था तो वो आराम कर रही थी। स्वरित ने आकर अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया तो धुनकी हैरान रह गई। उसके हाथ स्वरित के कंधों पर थे। स्वरित उसे सोफे की तरफ लेकर बढ़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ ये थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन मैं तुम्हें खुद को तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर तुम अपने पैर नीचे जमीन पर रखोगी तो तुम्हारे पैर दर्द करेंगे। ये बोलते हुए उसने धुनकी को सोफे पर बिठाया और उसके लिए डिनर सर्व करने लगा। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश अपने फोन पर बात करते हुए नीचे की तरफ आया। वो अब तक अपने रूम में था। उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा जो खाली था। उसे लगा सब लोग डिनर कर रहे होंगे। उसने एक सर्वेंट से पूछा, सब लोग कहाँ हैं? सबका डिनर हो गया क्या?
वो सर्वेंट जल्दी से बोली, वेदिका मैडम तो घर पर नहीं है और प्रियांशी मैडम ने अपने रूम में डिनर किया है, जबकि बड़ी मालकिन की तबीयत खराब है तो उन्होंने बस हल्का खाना खाया है। स्वरांश तुरंत बोला, और भाई? वो सर्वेंट हल्का सा मुस्कुराए और बोली, वो तो डिनर लेकर ऊपर धुनकी मैडम के कमरे में गए हैं, वो उनके साथ ही डिनर करेंगे। सर्वेंट की बात सुनकर स्वरांश के होश उड़ गए। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा था। धुनकी हल्का हल्का मुस्कुराते हुए स्वरित को देख रही थी और स्वरित को देखते हुए उसे अचानक ही दोपहर की बातें याद आने लगी। स्वरित किसी भी लड़की के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर था। अगर उस जैसा लाइफ पार्टनर जिंदगी में हो तो लड़की को और क्या ही चाहिए होगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक से स्वरित बोला, अगर मेरे बारे में सोच रही हो तो बता दो। तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो? ये जानकर मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है तुम जो भी सोच रही हो काफी अच्छा सोच रही हो। उसकी बात पर धुनकी एकदम से झिप गई और अपनी नजरें चुराने लगी। स्वरित उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अब ऐसे नजरें मत चुराओ, मैं तो पहले ही दीवाना हो रहा हूँ तुम्हारा। अब तुम्हारी ये अदा देखकर मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को हो जाएगा तो जिम्मेवार तुम होगी धुनकी, कोई और नहीं। उसकी बात पर धुनकी ने अब नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप ये जो मुझसे बातें करते हैं मिस्टर ओबरॉय, ये यूं ही फ्लर्ट करते हैं या फिर सच में? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरित उसके थोड़ा करीब हुआ और उसका हाथ अपने हाथ में थामकर बोला, तुम बताओ क्या तुम्हें मेरी ये बातें फ्लर्ट लगती है? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए एक दीवानापन नजर नहीं आता? मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी धुनकी, लेकिन सच कहूं तो जब से तुम्हारे करीब आने लगा हूं, तब से तुम्हारे अलावा अब कुछ और मेरे दिमाग में आता ही नहीं। दिमाग बस तुम्हारे बारे में सोचता है और दिल हमेशा तुम्हारे आसपास रहने की ख्वाहिश रखता है। धुनकी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। पहली बार कोई लड़का उससे इस तरह की बातें कर रहा था। स्वरित उससे 2-3 दिन से ही ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसकी बातों में उसे और भी ज्यादा प्यार महसूस हो रहा था। उसकी बातें सुनते हुए धुनकी किसी और की दुनिया में खो गई थी। तभी अचानक से उसे अपने होठों पर स्वरित का अंगूठा महसूस हुआ तो वो एकदम से होश में आई। अब जाकर उसने रियलाइज किया कि उसे तो पता भी नहीं चला कि कब स्वरित ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाना भी शुरू कर दिया और अब वो अपने हाथ से ही उसके होठों पर लगा हुआ खाना साफ कर रहा था। वो तुरंत अपने होठों को अपने हाथों से छूने लगी। स्वरित मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तभी स्वरांश वहां पर आया और स्वरित की तरफ देखते हुए बोला, भाई मैं आपके पूरे घर में ढूंढा लेकिन आप मुझको कहीं नजर नहीं आ रहे। तब एक सर्वेंट ने बताया कि आप यहाँ हैं, प्लीज आप जल्दी से मेरे साथ आए ना, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। स्वरित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम थोड़ा वक्त इंतजार करो, मैं एक बार धुनकी को खाना। स्वरांश उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, धुनकी कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो उसे आपके हाथों से खाना खाना है। वो सिर्फ हमारे घर की मेहमान है भाई, हमारी कोई खास रिश्तेदार नहीं जिसकी हमें खातिरदारी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरित उसे थोड़े गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो स्वरांश? तुम जानते हो ना धुनकी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। उसकी बात पर स्वरांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो स्वरित के सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो उसे बहुत रिस्पेक्ट देता था इसीलिए खुद को शांत रख रहा था, वरना अब तक तो वो न जाने क्या कुछ कर चुका होता। धुनकी उन दोनों में बढ़ती हुई बहस देखकर धीमे से बोली, आप रहने दीजिए मिस्टर ओबरॉय, मैं ये खाना अपने आप खा लूंगी। वैसे भी मेरे पैर में चोट लगी है ना कि मेरे हाथों में, जो मैं अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकती। आप जाए मिस्टर स्वरांश ओबरॉय के साथ, उन्हें आपकी जरूरत है। स्वरित तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। धुनकी झट से बोली, प्लीज मिस्टर ओबरॉय, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। उसकी बात पर अब स्वरित कुछ बोल नहीं पाया। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी जगह से उठा और फिर नैपकिन से अपने हाथ साफ करते हुए स्वरांश के साथ रूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर आने के बाद स्वरांश उससे बेवजह की बातें किया जा रहा था।
जिन बातों का कोई मतलब नहीं था, वो बस नहीं चाहता था कि स्वरित वापस धुनकी के पास जाए। वही धुनकी ने अपना खाना फिनिश किया और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। जैसे वो खाना खाने के बाद हमेशा वॉक किया करती थी, लेकिन आज उसके पैर में दर्द था तो उसने अपनी वॉक को स्किप कर दिया था। वही स्वरित स्वरांश से बात करने के बाद वापस धुनकी के पास आने लगा तो स्वरांश ने उसे रोका, लेकिन स्वरित ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप कर दिया और धुनकी के कमरे में वापस आया। उसने जैसे ही धुनकी के रूम का दरवाजा खोला, उसकी नजर धुनकी पर गई जो आराम से बिस्तर पर सोई हुई थी। उसे सोते हुए देखकर उसने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वहां से चला गया। उसे जाते हुए देख स्वरांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसकी नजरें अब धुनकी के रूम पर थी और उसके दिमाग में फिलहाल कुछ चल रहा था। वही धुनकी आराम से सोई हुई थी और काफी ज्यादा गहरी नींद में जा चुकी थी। अब तक उसके रूम की लाइट जल रही थी, लेकिन अब अचानक से ही उसके रूम की लाइट ऑफ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसके रूम की लाइट ऑफ की है। धुनकी को अचानक ही ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर पर किसी ने अपना हाथ रखा है और फिर धीरे धीरे वो शख्स अपना हाथ उसके पैर से ऊपर की तरफ बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे अब किसी का हाथ नहीं बल्कि किसी के होंठ उसके पैरों पर चल रहे हैं। धुनकी की सांस गहरी होने लगी, लेकिन वो गहरी नींद में थी तो वो ये भी समझ नहीं पा रही थी कि जो वो महसूस कर रही है वो सच में महसूस कर रही है या फिर कोई ख्वाब देख रही है। कोई गंदा सा ख्वाब। वो करवट लेने लगी तो अचानक से वो एहसास होना उसे बंद हो गया। जैसे वो इंसान जो उसे छू रहा था वो एकदम से चौंकना हो गया हो। पर फिर अचानक ही वो एहसास एक बार फिर से उसे होने लगा और इस बार उसे उस इंसान का हाथ अपने थाई पार्ट पर महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वो इंसान अपना हाथ उसके पेट के पास लेकर आया और फिर उसके नाजुक से अंगों को हल्का हल्का छूने लग। धुनकी अब और भी ज्यादा बेचैन होने लगी। उसने एक बार फिर से करवट ली तो उस इंसान ने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद धुनकी को एक बार फिर से किसी की उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस हुई। किसी की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मिस लिटिल फिगर, आज तक मैंने लड़कियां तो बहुत देखी है, लेकिन तुमसे ज्यादा सेक्सी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और अगर ऐसी लड़की को मैंने अपना नहीं बनाया तो फिर क्या ही किया मैंने जिंदगी में। बहुत हुआ अभी छुपना छुपाना, अब तो जो भी होगा सामने से होगा। बहुत जल्दी तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें पूरी तरह से हासिल करूंगा। ये बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुका और उसे चूमने लगा। धुनकी की आंख अब खुली, वो धीरे से बोली, कौन कौन है? ये बोलते हुए उसने उस इंसान को तुरंत छूना चाहा, लेकिन वो इंसान उसकी आवाज सुनकर एकदम अलर्ट हो गया था। वो तुरंत पीछे की तरफ हट गया, लेकिन अब धुनकी की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो अपनी आंखें मसलते हुए बोली, कौन कौन है यहाँ पर? बताओ मुझे कौन है? ये बोलकर वो तुरंत हड़बड़ाकर अपने बेड पर उठकर बैठी। उसने जल्दी से साइड टेबल पर अपना हाथ रखा और लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई वो हैरान रह गई, क्योंकि अब तक उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके आसपास है, लेकिन अब उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से बालकनी की तरफ देखा तो उसे पर्दे हिलते हुए नजर आए। पर्दों को हिलते हुए देखकर वो समझ चुकी थी कि ये सब उसकी गलतफहमी, उसकी वहम नहीं है। न ही वो कोई सपना देख रही थी, बल्कि कोई सच में उसके रूम में आया था। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और बालकनी की तरफ आई, लेकिन बालकनी में उसे कोई नजर नहीं आया। पर वो जानती थी कि अगर वो इंसान बालकनी की तरफ से कहीं गायब हुआ है तो वो इंसान कौन है और अब कहाँ गया होगा। गुस्से से कांपते हुए वो अपने रूम से बाहर निकली और सीधा स्वरांश के रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश अपने रूम में नहीं था। वो इस वक्त बाहर गार्डन एरिया में था और फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन अब उसे भी नींद आने लगी थी तो वो फोन पर बात करते हुए ही सीधा अपने रूम में आया। वहीं दूसरी तरफ धुनकी स्वरांश के रूम में आकर जोर जोरों से स्वरांश को आवाज लगा रही थी। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जब उसे स्वरांश कहीं नजर नहीं आया तो वो दांत पीसते हुए बोली, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि वो कोल्ड स्टोरेज वाले घटिया इंसान भी तुम ही थे। ये बोलकर वो जैसे ही रूम से बाहर आने लगी, उसकी नजर स्वरांश पर गई जो दरवाजे से होते हुए अंदर की तरफ आया। एपिसोड 22 आज रात 9 बजे टेरेस पर तुम्हारा इंतजार रहेगा। ओबरॉय पैलेस। जैसे ही स्वरांश अंदर की तरफ आया, धुनकी की नजर उस पर गई और अगले ही पल धुनकी तेज कदमों से उसके पास आई और उसने झट से स्वरांश को उसके गिरेबान से पकड़ लिया। स्वरांश एकदम हैरान रह गया। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, दौरे पर रहे हैं क्या तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गिरेबान से पकड़ने की? छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए उसने धुनकी का हाथ अपने गिरेबान से हटाना चाहा, लेकिन धुनकी ने उसे बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ हुआ था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की? तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो कि कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे बेवकूफ बनाकर तुम मेरे करीब आओगे, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सबके सामने मैं तुम्हारा घटिया चेहरा लाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं मिस्टर ओबरॉय को तुम्हारे बारे में सब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब स्वरांश ने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात करो अपनी। मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना कि पिछली बार जब तुमने मुझ पर ये इल्जाम लगाया था तो क्या हाल किया था मैंने। इस बार उससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा और भाड़ में गया फिर तुम्हारा प्रियांशी के लिए उसकी वेडिंग ऑर्गेनाइज करना या फिर भाई का तुम्हारी केयर करना। 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालने में। उसकी बात पर धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, बहुत घटिया इंसान हो तुम स्वरांश ओबरॉय। बहुत बहुत ज्यादा घटिया। पहले तुमने आज कोल्ड स्टार में मेरे साथ वो घटिया घिनौना खेल खेले, मुझसे मेरे करीब आकर गंदी तरह से छूने की कोशिश की और अब मेरे रूम में आकर मुझे उस तरह से टच। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश चिल्लाते हुए बोला, खबरदार अगर एक लफ्ज भी तुमने और कहा तो। धुनकी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैं तो चुप हो जाऊंगी लेकिन तुम भगवान से कैसे बचोगे स्वरांश ओबरॉय? जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, वो बेशक से तुम किसी के सामने नहीं आने दो, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। भगवान तुम्हें देख रहे हैं और वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर देंगे, और अगर अब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो तुम्हें सजा भगवान नहीं मैं दूंगी। अब मैं तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश उसकी बात बीच में काट कर बोला, अपनी वार्निंग अपने पास रखो। जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश की? क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो है या फिर कोई ऑडियो या कोई ऐसा प्रूफ जिससे तुम्हारा जो एलिगेशंस जो तुम मुझ पर लगा रही हो वो सही प्रूफ हो सके? उसकी बात पर धुनकी हैरान हुई क्योंकि बात तो स्वरांश सही कह रहा था। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था उसे दिखाने के लिए और उसका सच लोगों के सामने लाने के लिए, तो वो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। स्वरांश उसके चुप रहने पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब चुपचाप मेरे कमरे से दफा हो जाओ और आइंदा कभी मेरे कमरे में मत आना। इसे मेरी वार्निंग समझना, क्योंकि अब अगर तुम मेरे कमरे में आई और वो भी मेरी इजाजत के बिना तो अब तक जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो ना, उन्हें सच करने में मैं जरा सा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। फिर बेशक से तुम कुछ भी करना, आई डोंट केयर। ये बोलते हुए उसकी आंखों में धुनकी के लिए वार्निंग साफ नजर आ रही थी। वही धुनकी भी उसे गुस्से और नफरत भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में एक बेबसी नजर आ रही थी, जो वो अपने साथ होते हुए मॉलेस्टेशन को प्रूफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो स्वरांश का इलाज तो करके ही रहेगी। वो अपने आंसू साफ करते हुए वहां से जाने लगी। स्वरांश उसे रोकते हुए बोला, 1 मिनट। धुनकी के कदम उसकी आवाज सुनकर रुक गए। स्वरांश उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, वैसे इस बात पर कोई शक तो नहीं है मुझे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन सच में मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है।
खुद के लिए सिंपैथी गेन करने का ये अच्छा जरिया ढूंढा तुमने। एक भाई को अपने करीब लाने के लिए दूसरे भाई को गुनहगार बताने लगी। लेकिन एक बात का चैलेंज कर रहा हूं मैं तुम्हें, तुम स्वरित भाई को मेरे खिलाफ नहीं कर सकती। वो जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, और तुम मेरे होते हुए स्वरित भाई को अपने जाल में भी नहीं फंसा सकती। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। बेशक से तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें स्वरित भाई के गले तो मैं बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगा। धुन की अब नमी भरी आंखों के साथ ही हल्का सा मुस्कुराए और बोली, तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो ना स्वरांश ओबरॉय? तो मैं भी तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि अगर मेरे और तुम्हारे भाई मिस्टर ओबरॉय के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो जेन्युइन है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर वो सच में मुझसे प्यार करते हैं तो मैं उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी। मैं उनसे शादी भी करूंगी और मैं भी देखती हूँ कि तुम ये सब होने से कैसे रोकते हो। ये बोलकर वो कुछ पल स्वरांश को देखती रही और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद स्वरांश ने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई थी स्वरांश ओबरॉय को चैलेंज करने की, और धुन की उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज करके गई थी। गुस्से से उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी और अब तो वो और भी ज्यादा कन्फर्म हो चुका था कि जो प्लान उसके दिमाग में चल रहा है वो उसे किसी न किसी तरह पूरा करके रहेगा। एक गहरी सांस लेकर वो बालकनी की तरफ गया और वहां पर खड़ा सिगरेट पीने लगा। इस वक्त वो हद से ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे वो फीलिंग हो क्यों रही है, लेकिन कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। वही बिस्तर पर लेटी हुई धुन की भी रोए जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ तो है जो उसकी जिंदगी में गलत हो रहा है, जो उसे समझ नहीं आ रहा, शायद जो उसकी आंखों के सामने है वो सच नहीं, और जो सच है उसकी आंखों के सामने नहीं आ रहा। उसका पूरा दिमाग घुमा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त, उसकी आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। वो बस अब यही दुआ कर रही थी कि आज का दिन उसका खराब ना हो। पिछले कुछ दिनों से रोज उसके साथ कुछ न कुछ हो ही रहा था। गोल्ड स्टार वाला सीन याद करके तो उसकी रूह तक कांप जाती थी। वो वॉशरूम गई और फिर फ्रेश होकर रूम से बाहर आई। उसे रोज एक्सरसाइज और वॉक करने की आदत थी, तो आज भी वो वॉक करने के लिए बाहर गार्डन में आई थी। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश और स्वरित दोनों इस वक्त बाहर गार्डन में थे और दोनों एक साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा हो। धुन की बाहर की तरफ आई तो वो मुस्कुराते हुए स्वरित की तरफ देखने लगी, लेकिन फिर अपने आप ही उसकी नजरें स्वरांश पर गई जो इस वक्त पुष्प लगा रहा था। वो इस वक्त शॉर्ट्स में था और उसका उभरा हुआ सीना साफ दिखाई दे रहा था। पसीने की बूंद उसके सीने पर चहक रही थी और वो स्वरित से आगे चल रहा था। जहां स्वरित ने अभी 50 पुशअप लगाए थे, वहां स्वरांश 70 पुशअप से आगे जा चुका था और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक ही स्वरित नीचे गिरा और वो हाफते हुए बोला, बस अब बस बहुत हुआ, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। उसे हारते हुए देख स्वरांश हंसा और फिर जल्दी से अपने हाथ झाड़ते हुए ऊपर की तरफ उठा। उसने अपना हाथ स्वरित की तरफ बढ़ाया और बोला, जब आप जानते हैं कि आप इस चीज में मुझसे जीत नहीं सकते तो क्यों मुझसे कंपटीशन करते हैं भाई? रहने दीजिए ना, और वैसे भी इस चीज में मैं बेशक से चैंपियन हूँ, लेकिन बाकी सब चीजों में तो आप ही आगे हैं ना। स्वरित मुस्कुराया और ऊपर की तरफ उठा और बोला, क्योंकि तुम उन चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, वरना मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे उन सब चीजों में भी ना हरा दो। स्वरांश हंसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे उन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं, बस बात सिर्फ इतनी है कि जब आप सब कुछ अच्छे से संभाल रहे हैं तो मुझे दिमाग पर लोड लेने की क्या जरूरत है। ये बोलते हुए उसकी नजरें धुन की पर गई जो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ आ रही थी। उसे स्वरित से बात करनी थी। स्वरांश उसे गहरी नजरों से देखते हुए स्वरित से बोला, लेकिन अगर कोई आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा या फिर जहां पर लगेगा कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए या फिर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा भाई। बिकॉज बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे लिए आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं और मैं किसी को आपके साथ खेलने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए अब उसकी नजरें धुनकी पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। स्वरांश की बातों को सुनते हुए जब स्वरित की नजरें धुनकी पर गई तो वो तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या बातें कर रहे हो तुम स्वरांश? खैर ये सब छोड़ो, तुम जाओ, जाकर अपने रूम में शावर ले लो। हम ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। स्वरांश धुनकी की तरफ देखकर बोला, जा रहा हूँ, लेकिन कोई ये समझने की गलती बिल्कुल भी मत करे कि वो मेरी नजरों से बच जाएगा। मेरी नजरें हर वक्त उस पर है। ये बोलते हुए उसने धुनकी की तरफ देखा। वही धुनकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वरांश को कहे तो कह क्या। वो खुद इतनी घिनौनी हरकतें कर रहा था और उसे ही गलत बता रहा था। उसने बस अपना चेहरा स्वरांश पर से हटा लिया तो स्वरांश तुरंत अपना सिप पर अपने हाथ में उठाकर वहां से चला गया और स्वरित अब मुस्कुराते हुए धुनकी की तरफ देखने लगा। वो तुरंत बोला, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। छोटा है वो, उसे अभी इतनी समझ नहीं है, थोड़ा जिद्दी है और थोड़ा एटीट्यूड भी ज्यादा है। लोगों को समझना उसे कम आता है और उसकी संगत थोड़ी ऐसी है कि लड़कियों पर उसे बहुत कम विश्वास होता है। उसकी बात पर धुनकी मुस्कुराए और बोली, मैं मिस्टर स्वरांश ओबरॉय के बारे में आपसे कुछ बात ही नहीं करना चाहती हूँ मिस्टर ओबरॉय, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका भाई है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे बहुत प्यार करते होंगे। उसकी बात सुनकर स्वरित उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसका हाथ अपने हाथ में थामकर बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। धुनकी, तुम भी मेरे लिए बहुत मैटर करती हो और मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी। धुनकी तुरंत बोली, कैसी कैसी बात? स्वरित मुस्कुराया और बोला, वो मैं आज शाम को तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं। बस ये समझ लो आज शाम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके मुंह से सरप्राइज का जिक्र सुनकर धुनकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसे स्वरांश को कही हुई अपनी ही बातें याद आने लगी जब उसने स्वरांश को कहा था कि अगर स्वरित उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो वो पीछे नहीं हटेगी। अगर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा तो वो हाँ कहेगी और अगर उन दोनों के बीच जेन्युइन रिश्ता होगा तो वो भी इस रिश्ते को दिल से अपनाएगी। वो सब सोचते हुए वो अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खो गई थी। तभी स्वरित ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो एकदम से होश में आई। स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी धुनकी खुली हुई आंखों से भी ख्वाब देखती है। उसके मुंह से मेरी धुनकी सुनकर धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई। स्वरित मुस्कुराते हुए बोला, खैर अगर मेरी धुनकी दिन में भी ख्वाब देखती है तो कोई बात नहीं, मैं वो ख्वाब भी पूरे करूंगा। उसकी बात पर धुनकी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। स्वरित ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, आज रात 9 बजे टेरेस पर तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया और धुनकी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो जो बात करने के लिए स्वरित के पास आई थी अब तो वो उस बात को भी भूल गई थी। उसके गाल एकदम रेड नजर आ रहे थे। अपने रूम में आकर बालकनी में खड़े होकर ये नजारा देख रहे स्वरांश ने अपने हाथ रेलिंग पर का दिए थे। उसे ये तो नहीं सुनाई दिया कि स्वरित ने आज रात को 9 बजे धुनकी को टेरेस पर बुलाया, लेकिन उन दोनों की नजदीकियां देखकर उसका तन बदन जरूर जल उठा था। धुनकी अब मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आई और आकर शोभा वगैरह लेने लगी। आज उसे बहुत ज्यादा काम था। शाम को प्रियांशी की मेहंदी की रस्म थी तो उसे मेहंदी के लिए सारी डेकोरेशन करनी थी और साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम करने थे। कैटरिंग से लेकर डेकोरेशन और प्रियांशी की सारी चीजों को भी वही हैंडल कर रही थी। वो प्रियांशी के साथ उसके आउटफिट के बारे में डिस्कस कर रही थी। तभी प्रियांशी ने एक साड़ी उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, जाओ जाकर तुम इस साड़ी को पहन कर आओ। धुनकी हैरानी से बोली, मैं ये साड़ी कैसे? प्रियांशी तुरंत बोली, मैंने कहा ना, जाओ जाकर पहन कर आओ। उसकी बात पर अब धुनकी कुछ बोल नहीं पाए और वो साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई। वही प्रियांशी को फोन आया तो वो फोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ चली गई। तभी स्वरांश जो प्रियांशी से कुछ बात करना चाहता था,
वो उसके रूम में आया और उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और धुनकी अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर की तरफ आई। स्वरांश की नजरें जैसे ही उस पर गई, वो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। येलो कलर की साड़ी में धुनकी इस वक्त हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जिस तरह से उसने पल्लू को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो देखकर तो स्वरांश का दिल एकदम जोरों से धड़क उठा था। एपिसोड 23 दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफ लड़की तुम हो। धुन की प्रियांशी के रूम में थी और प्रियांशी ने उसे साड़ी पहनने के लिए कहा था, लेकिन जब धुन की साड़ी लेकर वॉशरूम में गई तो प्रियांशी खुद फोन पर बात करते हुए वहां से चली गई। धुन की जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो अपना पल्लू संभाल रही थी, लेकिन तभी रूम में स्वरांश आया। स्वरांश प्रियांशी से कुछ बात करने आया था, लेकिन अब उसकी नजरें धुनकी पर टिकी हुई थी और धुनकी को देखते हुए उसकी नजरें बस उस पर ठहर गई थी। वो उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। वही धुनकी का दिल भी एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा था। स्वरांश की नजरें ही उस पर इस तरह से थी कि वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो स्वरांश को ऐसे क्यों देख रही है। लेकिन कुछ तो अलग था उस पल में। स्वरांश एकदम से होश में आया और इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए बोला, प्रियांशी प्रियांशी कहाँ है। धुनकी भी होश में आई और थोड़ा रूड होकर बोली, मुझे क्या पता। स्वरांश जल्दी से बोला, मैंने कोई सवाल किया है, इसमें इतना रूड होने की क्या बात है। सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे, प्रियांशी कहाँ है। तुम उसके रूम में हो तो तुम्हें इतना नहीं पता होगा क्या। धुनकी एटीट्यूड से बोली, मुझे नहीं पता। वो अब तक इसी रूम में थी। उसी ने मुझे ये साड़ी पहनने के लिए कहा था, लेकिन जब मैं वॉशरूम में गई तो वो पता नहीं पीछे से कहाँ चली गई। यही कहीं होगी, मैं देख देती हूँ। ये बोलकर वो आगे की तरफ आई और रूम से जाने लगी, लेकिन अचानक ही स्वरांश ने उसके साड़ी के पल्लू को एकदम से पकड़ लिया। धुनकी की गुस्से से आंखें बड़ी हो गई और वो दांत पीसने लगी। वो बिना स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, पल्लू छोड़ो मेरा। स्वरांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्वरांश ने उसका पल्लू पकड़ा है। लेकिन स्वरांश ने उसका पल्लू नहीं पकड़ा था, बल्कि धुनकी का पल्लू दरवाजे में अटक गया था। धुनकी एक बार फिर से गुस्से से बोली, कैसे घटिया इंसान हो तुम। एक बार नहीं 1000 बार कह दिया तुमसे कि मुझसे दूर रहो। अपनी इन घटिया हरकतों को बंद कर दो, लेकिन तुम्हें है कि समझ आता ही नहीं। तुम्हें सच में समझ नहीं आता, या फिर तुम समझना ही नहीं चाहते। क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये बोलते हुए वो जैसे ही स्वरांश की तरफ घूमी, अगले ही पल उसकी बोलती बंद हो गई। उसकी नजर दरवाजे पर गई जहां पर उसका पल्लू अटका हुआ था। उसका एकदम से पोपट हो गया और स्वरांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो धुनकी के करीब आया और बोला, कुछ कहना चाहोगी। और कुछ ऐसा जिसे सुनकर मुझे कंफर्म हो जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफ लड़की तुम हो। उसकी बात पर धुनकी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो तुरंत बोली, बेवकूफ का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह शातिर नहीं हूं मैं। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, हो भी नहीं सकती। शातिर होने के लिए भी दिमाग चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग की कितनी कमी है ये तो तुम खुद देख सकती हो। ये बोलते हुए उसकी नजर धुनकी की साड़ी के पल्लू पर थी। धुनकी ने जल्दी से उस पल्लू को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गया था और अगर वो जबरदस्ती खींचती तो वो पल्लू फट जाता। वो साड़ी धुनकी की नहीं थी जिसके फटने का भी वो रिस्क ले सके, इसीलिए वो उसे आराम से निकालना चाहती थी, लेकिन वो निकल नहीं रहा था तो धुनकी के चेहरे पर नर्वसनेस आ रही थी। वो स्वरांश के सामने अपना पोपट नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन स्वरांश अब खुद आगे आया और अगले ही पल उसने धुनकी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। धुनकी ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें एकदम तेजी से बढ़ गई थी और उसकी सांसों के बढ़ने की वजह से जो उसके सीने में उफान आ रहा था, उसे देखते हुए स्वरांश की नजरें उसके सीने पर ठहर चुकी थी। उसका गला सूखने लगा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो धुनकी को आज उन नजरों से क्यों देख रहा है जिन नजरों से वो उसे देखना नहीं चाहता। लेकिन वो उन नजरों को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। धुनकी धीमे से बोली, वो मैं। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया।
स्वरांश व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें छूने की कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे जो इतना डर रही हो। धुन की कल दिन में और रात वाली बातों को याद करते हुए बोली, वो तो मुझे पता है तुम्हारी ख्वाहिश क्या है और क्या नहीं। तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं। उसकी बात पर स्वरांश ने उसे गहरी नजरों से देखा। अगर उसे और धुनकी को उलझना हो तो बातें कम नहीं थी। उनकी बातें कम और लड़ाइयां ज्यादा होती थी, लेकिन उसे धुनकी से उलझना नहीं था बल्कि उसे ओबरॉय पैलेस से बाहर निकलना था। इसलिए उसने जल्दी से धुनकी का पल्लू वहां से हटाया और बोला, मेरी ख्वाहिश की बात कर रही हो ना तुम? तो इतना जान लो कि बेशक से मेरी ख्वाहिश कोई भी हो, लेकिन तुम मेरी ख्वाहिश कभी भी नहीं हो सकती। नेवर एवर इन दिस लाइफ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और धुनकी उसकी बात सुनकर बस उसे जाते देखती रह गई। वो भी गुस्से से बोली, तो तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे? तुम जैसे घटिया इंसान से तो मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। ये तो बस मिस्टर ओबरॉय और प्रियांशी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, मिस्टर स्वरांश ओबरॉय। वरना अब तक तो तुम जैसे टॉक्सिक और घटिया इंसान की जिंदगी से मैं कब की चली जाती। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और प्रियांशी के रूम से बाहर निकली। वो प्रियांशी को ढूंढ रही थी और प्रियांशी कॉरिडोर में अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर रही थी। जब उसने सामने धुनकी को देखा तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और अपने सर को खुजाने लगी। वो जानती थी कि धुनकी अब उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। वहीं धुनकी सच में आकर उस पर गुस्सा करने लगी तो प्रियांशी ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और बोली, प्लीज 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 माफ कर दे। वो एक्चुअली कॉल आ गया और उसके बाद मैं बातों में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। चल ये सब छोड़, अब तू मेरे साथ वापस मेरे कमरे में चल। मुझे तुझसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है। ये बोलकर वो धुनकी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गई। धुनकी ढंग से उस पर गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में शाम होने लगी और धुनकी अपने काम में अब और भी ज्यादा बिजी हो गई। डेकोरेशन में वो कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वसुंधरा जी बाहर गार्डन में आई और उसके काम में कमी निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन धुनकी का काम एकदम परफेक्ट था। किसी भी चीज को लेकर कोई कमी निकाली नहीं जा सकती थी, तो वो गुस्से से मुंह बनाते हुए वापस अंदर चली गई। धुनकी से बेशक उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन धुनकी उनके इरादों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी और उन्हें अंदर की तरफ जाते हुए देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तकरीबन 2-3 घंटे में ही मेहंदी का फंक्शन शुरू होने लगा और सारे मेहमान आने लगे। प्रियांशी का होने वाला हस्बैंड आर्यन रायजादा और उसकी बाकी सारी फैमिली भी वहां पर आ चुकी थी। प्रियांशी को सामने सोफे पर बिठाया गया था और उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। धुनकी अभी भी अपने काम में बिजी थी। ऐसा नहीं था कि मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था तो उसका सारा काम खत्म हो गया था। वो कैटरिंग की सारी चीज देख रही थी। वेदिका जो स्वरांश के साथ वहां पर खड़ी थी, वो गहरी नजरों से धुनकी को देखते हुए बोली, डोंट वरी स्वरांश, मैं जानती हूँ तुम इस लड़की से बहुत नफरत करते हो, लेकिन हमारा आज का प्लान इस लड़की को ओबरॉय पैलेस से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। आज डोंट थिंक सो कि ओबरॉय पैलेस में इस जैसी करेक्टर लेस लड़की को रखा जाएगा। स्वरांश को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो जो करने वाला था उसके लिए वो मान तो गया था, लेकिन अब उसे एक बार फिर से अजीब लगने लगा था। वेदिका ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसके एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ रही थी कि स्वरांश अपने प्लान से पीछे हट सकता है, जो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा मत सोचो। जब सामने वाला शातिर हो तो हमें भी इस तरह से अपना खेल खेलना पड़ेगा, वरना सामने वाला तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाकर उनके इमोशंस के साथ खेल जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हें रिग्रेट फील होगा। स्वरांश ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। तभी एक वेटर उनके सामने आकर खड़ा हुआ। स्वरांश ने उस वाटर से ड्रिंक ली और उसे पीते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वेदिका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह से स्वरांश को भी नहीं पता था। वेदिका ने स्वरांश को ये प्लान बताया था कि वो लोग धुनकी को ड्रिंक पिलाएंगे,
ऐसी ड्रिंक जिसके बाद वो पूरी तरह से अपने होश खो देगी और फिर नशे में कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठेगी जिसकी वजह से पूरे मेहमानों के सामने उसका तमाशा बनेगा और उसे ओबरॉय पैलेस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन रियल प्लान ये नहीं था। रियल प्लान तो सिर्फ और सिर्फ वेदिका को पता था, और वो था नशे की हालत में धुनकी को किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व दिखाना, ताकि स्वरांश और बाकी सब तो क्या स्वरित खुद धुनकी को धक्के मारकर ओबरॉय पैलेस से बाहर फेंक दे। उसने अब अपने सामने खड़े वेटर की तरफ थोड़ी गहरी नजरों से देखा और बोली, मेरे साथ आओ। वो वेटर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन उसका तो काम था ओबरॉय पैलेस के लोगों का ऑर्डर फॉलो करना, तो वो तुरंत वेदिका के पीछे पीछे साइड में आया। वहां पर आकर वेदिका ने नोटों का एक बंडल उसकी तरफ बढ़ाया और उसे कुछ करने के लिए कहा, तो वो वेटर जल्दी से बोला, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो वो लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। वेदिका मुस्कुराए और बोली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, बस जितना कहा है उतना करो। उसकी बात पर वो वेटर सिर हिलाकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची धुनकी के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको प्रियांशी दीदी ने बुलाया है। धुनकी हैरानी से बोली, मुझे, लेकिन अब मुझसे उसे क्या काम है? वो लड़की जल्दी से बोली, अब ये तो मुझे नहीं पता, आप खुद जाकर देख लीजिए। उसकी बात पर धुनकी ने अपने कदम सामने प्रियांशी की तरफ बढ़ा दिए। प्रियांशी के पास जैसे ही वो आई, प्रियांशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पर बिठाया और बोली, बहुत हुआ काम, अब जल्दी से तुम अपने हाथों पर मेहंदी लगवाओ। धुनकी हैरानी से बोली, क्या बात कर रही है तू प्रियांशी? ये शादी तेरी है ना कि मेरी, जो मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगाऊंगी? और मैं तो ओबरॉय पैलेस की मेहमान भी नहीं हूँ जो अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती फिरूं। तू प्लीज जिद मत कर। प्रियांशी गुस्से से बोली, तू मेहंदी लगवा रही है या फिर मैं खुद यहाँ से उठकर चली जाऊं? देख, मुझे तेरे साथ ज्यादा बहस नहीं करनी, इसलिए सीधा सीधा बता रही हूँ, अगर तूने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी नहीं लगवाई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं लगेगी तो मैं सबको यही बताऊंगी कि इस चीज की जिम्मेदार तू है। उसकी धमकी सुनकर धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के अलावा। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिया तो मेहंदी वालियों ने उसके दोनों हाथों को एक साथ पकड़ लिया और उस पर मेहंदी लगाने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसे मेहंदी लगवाते हुए देख प्रियांशी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। उसने एक शरारत की थी जिसके बारे में फिलहाल अभी तो उसे नहीं पता चलने वाला था, लेकिन बाद में जब पता चलने वाला था तो हो सकता था एक बम फूट जाए, लेकिन अब इतना रिस्क तो प्रियांशी ले ही सकती थी। अब वो खुद अपनी मेहंदी पर ध्यान देने लगी और धुनकी के हाथों पर भी मेहंदी लगती रही, लेकिन धुनकी का सारा ध्यान सामने की तरफ था। वो बस मेहमानों को देख रही थी ताकि किसी को अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो वो तुरंत वहां पर जा सके। उसका अपनी मेहंदी से तो कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन मेहंदी वाली अपना काम कर चुकी थी। जैसे ही धुनकी की मेहंदी खत्म हुई वो तुरंत बोली, देख प्रियांशी, अब मेरे हाथों पर मेहंदी लग गई, अब मुझे जाने दे, मुझे थोड़ा काम है। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठी। प्रियांशी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक धुनकी वहां से जा चुकी थी। प्रियांशी हंसी और बोली, चलो अब इतना तो मैं तुझे अलाउड कर ही सकती हूँ, हालांकि तुझे मेहंदी लगे हुए हाथों से काम करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो करना था वो तो मैंने कर ही दिया। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी और आर्यन उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। उसने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, कुछ खास नहीं। अब वो एक बार फिर से अपनी मेहंदी पर ध्यान देने लगी थी और धुनकी वापस आकर अपने काम में लग गई थी। कुछ ही देर बाद एक वेटर धुनकी के सामने आकर खड़ा हुआ। धुनकी उस वेटर की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब वो कैटरिंग का सारा काम देख रही थी तो कैटरिंग वाले लोगों से उसकी थोड़ी जान पहचान हो गई थी। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जहां पर मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन अब वो मेहंदी सूख चुकी थी तो वो आराम से अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए ट्रे में रखी हुई सॉफ्ट ड्रिंक उठाए और उसे पीने लगी।
वो भी काम कर करके थक गई थी और खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करवाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने वो ड्रिंक खत्म की उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसकी आंखें भारी भारी हो रही थी, लेकिन वो अपनी आंखों को बंद भी नहीं कर पा रही थी। उसे अपने काम की फिक्र हो रही थी। वो लड़खड़ाने लगी तो वो वेटर जल्दी से बोला, आप मेरे साथ आइए दीदी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये बोलकर उसने धुनकी का हाथ पकड़ा तो धुनकी ने भी बिना कुछ कहे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसके साथ चलने लगी। एपिसोड 24 शेम ऑन यू। ओबरॉय पैलेस। वेटर के हाथों से स्पाइक की हुई ड्रिंक पीने के बाद धुनकी अपने होश खो चुकी थी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था और उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। वो वेटर उसकी तरफ देखते हुए बोला, धुनकी दीदी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। आप वहां पर थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, आपको बेटर फील होगा। उसकी बात पर धुनकी ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके साथ अंदर की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी वेटर उसे अंदर ना लाकर बैकयार्ड एरिया की तरफ ले गया, जहां पर सर्वेंट के लिए सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। वो धुनकी को लेकर एक क्वार्टर में आया और अगले ही पल उसने धुनकी को वहां बेड पर लिटाकर तुरंत दरवाजे के पास आकर दरवाजा बंद कर दिया। वो जल्दी से बाहर आकर वेदिका को कॉल करके बोला, मैंने आपका प्लान पूरा कर दिया है। अब आप जल्दी से उस आदमी को भेज दीजिए जिसे आप धुनकी के पास भेजने वाली थी। वेदिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और अगले ही पल उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एक शख्स को मैसेज भेजा। वो शख्स बाहर पार्किंग एरिया में ही था और अब वेदिका का मैसेज पाकर वो तुरंत सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। जब उसने सर्वेंट क्वार्टर के बाहर पहुंचकर वेदिका को मैसेज वापस किया तो वेदिका के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। अब वो जल्दी से आगे की तरफ आई जहां पर प्रियांशी की मेहंदी की रस्म चल रही थी, और अब तो लगभग प्रियांशी को मेहंदी लगा भी चुकी थी। सब लोग गाना बजाना कर रहे थे और सबके चेहरे पर खुशियां थी। वेदिका सबके बीच जाकर वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे माफ कीजिएगा आंटी लेकिन एक बात कहूँ, आपने जो इवेंट ऑर्गेनाइजर को प्रियांशी की शादी की सारी जिम्मेदारियां दी है, आपको नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही लापरवाह है? मतलब अभी तक तो फंक्शन खत्म भी हुआ नहीं और वो यहाँ से गायब भी हो गई। अगर उसकी यहाँ पर जरूरत हुई तो, अगर मेहमानों के लिए किसी चीज की कमी रह गई तो कौन जिम्मेदार होगा? उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी हैरान हुई लेकिन वेदिका की बॉडी लैंग्वेज और उसके एक्सप्रेशंस देखकर वो इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर वेदिका के दिमाग में कुछ है। वो तुरंत बोली, ये बात तो तुम सही कह रही हो, वो लड़की मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं तो उस लड़की को प्रियांशी की शादी की जिम्मेदारी देना ही नहीं चाहती थी लेकिन स्वरित ने कहा तो मैं मना नहीं कर पाए, तो बताओ स्वरित कहाँ है? ये बोलते हुए उनकी नजरें स्वरित पर थी। स्वरित भी अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा। स्वरांश भी वहीं पर खड़ा था। वो तो जानता था कि धुनकी कहाँ पर है पर फिर भी उसके चेहरे पर बड़े अजीब से एक्सप्रेशन थे। नर्वसनेस के साथ साथ और भी बहुत कुछ उसके चेहरे पर झलक रहा था। स्वरित वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता मॉम, मैंने काफी वक्त पहले धुनकी को देखा था लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप धुनकी पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? वो थक गई होगी तो अपने रूम में रेस्ट करने चली गई होगी, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? वो भी काम करती है और काम करते करते इंसान थक जाता है। उसकी बात पर वेदिका जल्दी से बोली, लेकिन अगर वो अपने रूम में ना हुई तो? मैंने अभी एक सर्वेंट से चेक करवाया है, वो अपने रूम में नहीं है। रूम में तो छोड़ो वो पूरे ओबरॉय पैलेस में कहीं नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक सर्वेंट बोली, नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं है, धुनकी दीदी ओबरॉय पैलेस में ही है। मैंने अभी कुछ देर पहले उन्हें एक आदमी के साथ बैकयार्ड एरिया की तरफ जाते हुए देखा था, जहां पर सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं। उसकी बात पर स्वरित के होश उड़ गए। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रही है तुम जानती तो हो ना तुम क्या बोल रही हो? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, हाँ मालकिन मैंने आप लोगों का नमक खाया, तो मैं आप लोगों से झूठ कैसे बोल सकती हूँ?
मैंने तो जो देखा वो आपको बता दिया, बाकी आप लोग खुद देख लीजिए। अभी भी वो लोग सर्वेंट क्वार्टर में ही है। ये बोलकर वो नौकरानी पीछे की तरफ हट गई। उसे जितनी कीमत मिली थी उस हिसाब से उसने अपना काम पूरा कर दिया था और वो कीमत देने वाला कोई और नहीं वेदिका ही थी। उसके चेहरे पर वो शातिर मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी, क्योंकि अब जो धुनकी का तमाशा बनने वाला था वो तो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। आर्यन राय ज्यादा और उसकी फैमिली प्रियांशी की तरफ देखने लगी। प्रियांशी तुरंत बोली, धुनकी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मैं जानती हूँ उसे, वो बहुत अच्छी है। आर्यन उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं जानता हूँ प्रियांशी, बस तुम्हारे लिए फिक्र होती है मुझे। मैं नहीं चाहता तुम्हारी दोस्ती ऐसी लड़कियों से हो जिनके कैरेक्टर खराब हो। स्वरित तुरंत बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि धुनकी का कैरेक्टर खराब हो। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और रही बात उसके बैकयार्ड एरिया में होने की, तो अभी पता चल जाएगा वो कहाँ है और कहाँ नहीं। ये बोलकर वो तुरंत बैकयार्ड एरिया की तरफ बढ़ गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चलने लगे और सबको बैकयार्ड एरिया की तरफ जाते हुए देख वेदिका के चेहरे पर इविल एक्सप्रेशंस आ गए। वो भी सब लोगों के पीछे पीछे बैकयार्ड एरिया की तरफ आने लगी। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो तो जानती थी वहां पर क्या नजारा होगा, लेकिन अब कोई चीज मिस करना भी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ स्वरित बैकयार्ड एरिया में पहुंचा और सामने सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ देखने लगा। सब सर्वेंट क्वार्टर्स पर बाहर से ताला लगा हुआ था, बस एक को छोड़कर, और स्वरित सीधा उसी क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उसने वहां दरवाजा खोला और उसकी नजर बेड पर गई, जहां पर धुनकी लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। उसके हाथ फैले हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सो तो बिल्कुल भी नहीं रही। स्वरित ने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई, धुनकी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। ये नजारा देखकर वेदिका के होश उड़ गए। धुनकी की हालत देखकर प्रियांशी और स्वरित दोनों के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। स्वरित जल्दी से आगे की तरफ आया और धुनकी के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, धुनकी, धुनकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए अब वो उसके हाथ मलने लगा था। प्रियांशी जल्दी से बोली, मुझे धुनकी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है भाई, हमें उसे लेकर पैलेस के अंदर जाना होगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। वेदिका गुस्से से इधर उधर नजरें घुमा रही थी। तभी उसकी नजर स्वरांश पर गई, जो उसे कड़वी नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर वो हैरान रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था, ये सोचकर कि कहानी स्वरांश को उसके बाकी के प्लान के बारे में कोई खबर तो नहीं हो गई। स्वरित धुनकी को अपनी बाहों में उठाने लगा, लेकिन तभी किसी और ने धुनकी को अपनी बाहों में उठा लिया, और वो कोई और नहीं स्वरांश था। स्वरांश को धुनकी को उठाते हुए देख स्वरित की आंखें बड़ी हो गई। वहीं वेदिका का चेहरा भी गुस्से से कांपने लगा। स्वरांश की बाहों में वो किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वहीं स्वरांश जल्दी से बोला, मैं धुनकी को उसके रूम में लेकर जाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया, और सब लोग उसकी तरफ देखते रह गए। वसुंधरा जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनके दोनों बेटे एक लड़की के पीछे पागल हैं। कभी कोई उसे अपनी गोद में उठा लेता है तो कभी कोई उसे अपनी गोद में उठा लेता है। स्वरांश धुनकी को लेकर उसके कमरे में आया। स्वरित ने बाकी सारे मेहमानों को वहीं पर रुकने के लिए बोल दिया था और खुद बस प्रियांशी के साथ धुनकी के कमरे में आया, लेकिन वेदिका कहाँ रुकने वाली थी। वसुंधरा जी गुस्से में थी और उनका गुस्सा बहुत जल्दी किसी न किसी पर फूटने वाला था, और स्वरित नहीं चाहता था कि धुनकी होश में आते ही वसुंधरा जी के गुस्से का सामना करे, इसीलिए उसने वसुंधरा जी को तो स्ट्रिक्टली धुनकी के कमरे में आने से मना कर दिया था। प्रियांशी और वेदिका स्वरांश की तरफ देख रहे थे, जो अपने हाथों में पानी का गिलास लिए पानी की बूंदें धुनकी के चेहरे पर डाल रहा था, लेकिन धुनकी को अभी तक होश नहीं आया था। तभी स्वरित ने डॉक्टर को कॉल किया और कुछ ही देर में डॉक्टर धुनकी का चेकअप करने के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने धुनकी का अच्छे से चेकअप किया और स्वरांश और स्वरित की तरफ देखते हुए बोले,
इन्हें कोई ड्रग्स दिए गए हैं। शायद किसी वेटर ने या फिर किसी मेहमान ने ऐसा किया होगा। आप लोगों को चेक करना होगा। अगर आप लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं उनके लिए। फिलहाल सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये बेहोश है, लेकिन आधे पौने घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आइंदा से इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसे ड्रग्स इन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इनकी हालत बता रही है कि ये पहले ही स्ट्रेस से गुजर चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर स्वरांश और स्वरित दोनों की आंखें बड़ी हो गई। स्वरित कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही स्वरांश बोला, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, आइंदा से इन तक ये ड्रग्स बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। स्वरित हैरानी से स्वरांश को देख रहा था, जो अब तक धुनकी के साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे वो उसका सबसे बड़ी दुश्मन हो, लेकिन अब उसे उसकी फिक्र हो रही थी। डॉक्टर वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने धुनकी के लिए कुछ और मेडिसिन्स और उसके खाने पीने का ध्यान रखने का भी बोल दिया था। अभी डॉक्टर गए ही थे कि स्वरित का फोन बजा, तो वो फोन पर बात करने के लिए वहां से बाहर चला गया। प्रियांशी अभी भी वहीं थी। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम आर्यन के पास जाओ प्रियांशी, तुम यहाँ पर रहोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और हाँ, सबको बता देना कि धुनकी ठीक है। प्रियांशी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। अब कमरे में धुनकी के अलावा सिर्फ वेदिका और स्वरांश रह गए थे। वेदिका स्वरांश से अपनी नजरें चुरा रही थी। तभी स्वरांश उसके पास आया और उसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे दीवार से लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की घटिया हरकत करने की? वेदिका हैरानी से बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? स्वरांश जबड़े को कसते बोला, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो कि तुम्हें मेरी बातों का मतलब ना समझ आए। बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम कि मुझे सब पता चल चुका है, फिर भी मेरे सामने ड्रामा करने की कोशिश कर रही हो। बात सिर्फ इतनी हुई थी कि हम धुनकी को ड्रग्स देंगे और वो नशे की हालत में कुछ ऐसा वैसा करेगी जिससे उसके कैरेक्टर पर बात आए, लेकिन तुमने तो उसके कैरेक्टर का पूरा सत्यानाश करने का ठान लिया था। तुमने उस लड़के को उसके रूम में भेजा ताकि हम सब लोग वहां पर जाएं और धुनकी इस तरह से गलत प्रूफ हो। आर यू सीरियस? मैंने तुम्हारी बात मानी, लेकिन मैंने इस बात पर कभी भी राजमंदी नहीं दी कि हम धुनकी की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे। तुम जानती हो ये कितनी बड़ी चीज है, और फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि एक लड़की होकर तुम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले वेदिका तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी स्वरांश, लेकिन मैं क्या करूं? मैं गुस्से में थी। तुम जानते हो ना ये धुनकी की वजह से क्या कुछ और है। तो बस मेरा गुस्सा था और गुस्से में मैं गलती कर बैठी। लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। स्वरांश ने अगले ही पल एक झटके से उसे छोड़ा और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे क्या कहूँ वेदिका, इसलिए बेहतर होगा तुम चली जाओ यहाँ से। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नजरें वेदिका के एक्सप्रेशंस पर गई। वो हैरानी से धुनकी को देख रही थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अब स्वरांश ने भी पलटकर धुनकी की तरफ देखा तो उसे होश में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। वेदिका के चेहरे पर भी घबराहट साफ नजर आने लगी। स्वरांश ने धुनकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? धुनकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए देखकर स्वरांश समझ चुका था कि धुनकी ने सब कुछ सुन लिया है। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनते हुए ही धुनकी बिस्तर से उठी, उसके कदम लखा गए। तो स्वरांश ने जल्दी से अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया, लेकिन धुनकी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो सीधा वेदिका की तरफ आई और आकर उसके सामने खड़ी हो गई। वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। धुनकी की गहरी नजरें खुद पर देखकर वो जल्दी से बोली, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जैसे ही उसने कहा, एक जोरदार थप्पड़ धुनकी ने उसके गाल पर जड़ दिया। वेदिका एकदम शॉक रह गई और स्वरांश भी हैरान हो गया। धुनकी गुस्से से वेदिका की तरफ देखते हुए बोली, अगर सिर्फ मिस्टर स्वरांश ओबरॉय ने ये सब किया होता ना तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा करना, शेम ऑन यू।
वेदिका, शेम ऑन यू। तुम जैसी लड़कियों की वजह से वो लड़कियां भी इस दुनिया में सेफ नहीं जो सबसे ज्यादा मासूम और सबसे ज्यादा समझदार होती हैं, क्योंकि तुम जैसी शातिर लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटती। उसकी बात पर वेदिका गुस्से से कांपते हुए उसे देख रही थी। वो गुस्से से जबड़ा कसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने वेदिका कपूर पर अपना हाथ उठाया। ये बोलकर उसने धुनकी को जोर से धक्का दे ही दिया था। धुनकी लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी, लेकिन स्वरांश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। धुनकी का दिल एकदम जोरों से धड़क उठा। गिरने के डर की वजह से ही वो एकदम कांप उठी थी, लेकिन अब स्वरांश ने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। एपिसोड 25, ये मुझे क्या फील हो रहा है। ओबरॉय पैलेस। स्वरांश ने धुनकी को पूरी तरह से अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसे एकटक नजरों से देख रहा था, जबकि धुनकी की नजरें भी उस पर थी। उन दोनों के दिल ही इस वक्त तेजी से धड़क रहे थे, वो धड़कन जो शायद आज पहली बार महसूस हुई थी। स्वरांश ने धुनकी को ऊपर की तरफ उठाया। धुनकी कुछ बोलती उससे पहले ही स्वरांश बोला, मैं जानता हूँ आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। तुमने मुझ पर पहले भी बहुत इल्जाम लगाया जिसे मैंने हमेशा नकारा है, क्योंकि मैं उन चीजों में कभी इन्वॉल्व भी नहीं था जिन चीजों को लेकर तुम मुझ पर इल्जाम लगाती रहती थी। लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हारे साथ गलत हुआ है, उसके लिए आई एम सॉरी। आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये बोलकर स्वरांश कुछ पल यूं ही धुनकी को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। धुनकी भी हैरानी से उसे देख रही थी। आज तक उसने स्वरांश को बहुत कुछ कहा था, लेकिन स्वरांश हमेशा उसकी बात का जवाब गुस्से से देता था। कभी सॉरी बोलना तो दूर की बात, वो उन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करता था जिन बातों के इल्जाम धुनकी उस पर लगाती थी। लेकिन आज स्वरांश उसे सॉरी बोलकर गया था। वेदिका धुनकी की तरफ देखकर बोली, स्वरांश ने तो तुम्हें सॉरी बोल दिया, लेकिन मुझसे इस चीज की उम्मीद मत रखना। और जो थप्पड़ आज तुमने मुझे लगाया है ना, उसके लिए तुम बहुत पछताओगी धुनकी अग्रवाल, हद से ज्यादा पछताओगी। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखाई ना, तो अब तो मैं भी वेदिका कपूर नहीं। तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। धुनकी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया वेदिका कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। अब इससे ज्यादा घटिया भी गिर सकती हो, इस बात की ना ही मुझे उम्मीद है और ना ही मैं इस बात का अंदाजा लगाना चाहती हूँ। तुम यहाँ से जा सकती हो, ये मेरा रूम है और अब मुझे अकेले रहना है। उसकी बात सुनकर वेदिका को एक बार फिर से इंसल्टेड फील हुआ और वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद धुनकी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे। वो आकर बेड पर बैठी और अपने हाथ बेडशीट पर कसकर और भी ज्यादा रोने लगी। वो जिस सिचुएशन में फंस चुकी थी, उस सिचुएशन में वो कभी नहीं फंसना चाहती थी, लेकिन अब उसे कोई सॉल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ प्रियांशी और स्वरित जैसे लोग थे जिनके लिए धुनकी सब कुछ करने को तैयार थी, सब कुछ सहने को तैयार थी, और दूसरी तरफ वेदिका और स्वरांश जैसे लोग थे जो उसकी मुश्किलों को और बढ़ा रहे थे। स्वरांश ने तो आज किसी हद तक अपनी गलती को मान सॉरी भी कहा, लेकिन वेदिका वो तो सरेआम उसे चैलेंज करके गई थी कि वो अब इससे भी ज्यादा नीचे गिरेगी। धुनकी रोए जा रही थी, तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। धुनकी ने नजर उठाकर देखा तो सामने स्वरित अंदर की तरफ आ रहा था। वो आकर उसके सामने बैठा और अगले ही पल उसने धुनकी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। धुनकी अभी भी रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी। स्वरित ने उसका चेहरा अपने सीने से लगाया और बोला, मैं जानता था तुम रो रही होगी, प्लीज रोना बंद करो धुनकी। आई नो तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुमसे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है वो ओबरॉय पैलेस में हुआ है। ओबरॉय पैलेस, जहाँ पर कोई भी चीज मेरी इजाजत के बिना नहीं होती। आज वहां पर किसी ने तुम्हारे साथ इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश की। मैं खुद से नजरें नहीं मिल पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा मैं तुमसे किस तरह से माफी मांगूं। मैं तो तुमसे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। धुनकी उसकी बात सुनकर स्वरांश के बारे में सोचने लगी।
एक वो था जो वेदिका के साथ मिलकर इतना घिनौना खेल खेल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ स्वरित था जिसे धुनकी के लिए इतना बुरा लग रहा था और वो उससे माफी मांग रहा था। वो जल्दी से बोली, प्लीज आप माफी मत मांगिए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर ओबरॉय। अगर आप ऐसे माफी मांगेंगे तो मुझे आपके लिए बुरा लगेगा। स्वरित तुरंत बोला, तुम प्लीज अपना ख्याल रखो धुनकी, तुम्हें अब रेस्ट की जरूरत है। एक्चुअली मैं ये भी चाहता हूँ कि अब तुम ये शादी की जिम्मेदारियां छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी बोली, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर ओबरॉय, ये जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली थी और मैं इसे निभाऊंगी। अगर मैं इसे नहीं निभा पाई तो मुझे लगेगा मैं अपनी लाइफ में फेल हो गई, और मैं फेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। प्लीज आप जो कुछ मर्जी कहिए, मैं आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारियां मुझसे मत लीजिए प्लीज। उसकी बात सुनकर अब स्वरित कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने धुनकी का चेहरा एक बार फिर से अपने हाथों में अच्छे से थाम लिया था और उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। धुनकी की आंखों में नमी तैर गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था और उसके हाथ खुद ब खुद स्वरित के कंधे पर आ गए थे। वहीं स्वरांश जो दोबारा धुनकी से बात करने आया था वो दरवाजे पर खड़ा था और उन दोनों को यूं देखकर उसके चेहरे पर बड़े ही अनकंफर्टेबल से एक्सप्रेशन थे। उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हाँ उसे जलन का नाम जरूर दिया जा सकता था। वो उन दोनों को ज्यादा देर तक क्यों नहीं देख पाया, इसलिए तुरंत वहां से वापस चला गया। वो अपने रूम में आया और आते ही उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, ये मैं क्या सोचे जा रहा हूँ? ये मुझे क्या फील हो रहा है? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ वो लड़की भाई के पास जा रही है, वो सब उसका प्लान है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ तो गलत समझ रहा हूँ। ओ गॉड, इस लड़की की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे बेहतर तो यही होता कि मैं लंदन से कभी वापस ही नहीं आता। पता नहीं कब प्रियांशी की शादी होगी और मैं कब यहाँ से वापस जाऊंगा। यहाँ रहना अब मेरे लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब उसने स्वरित को धुनकी का माथा चूमते हुए देखा था। वैसे भी मेहंदी का फंक्शन लगभग से खत्म हो गया था और अब तो सारे गेस्ट भी जा चुके थे, इसीलिए कोई बाहर गार्डन में अब वापस आया ही नहीं। सबके रूम में डिनर भिजवा दिया गया था, लेकिन किसी ने खाया और किसी ने नहीं खाया। स्वरांश अपनी बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने अब बार बार धुनकी का चेहरा आ रहा था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू और उसका स्वरांश को शिकायत भरी नजरों से देखना, वो सब याद करते हुए उसका दिल बार बार जोरों से धड़कने लगता। कुछ सोचते हुए वो बोला, पता नहीं मिस लिटिल फिगर ने खाना खाया होगा या नहीं। शायद नहीं, मैं जाकर चेक करूं क्या? ये बोलकर वो कुछ पल सोचता रहा और फिर खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, अगर उसने खाना नहीं खाया तो मुझे क्या? मुझे क्यों उसकी फिक्र हो रही है? इस घर में और बहुत सारे नौकर हैं, अब सबके बारे में तो नहीं सोचता मैं, तो उसके बारे में क्यों सोचूं? वो भी तो बस इस घर के लिए काम ही कर रही है। ये बोलते हुए वो अब खुद पर गुस्सा किए जा रहा था, लेकिन अब वो फिर से कुछ और सोचने लगा था। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और तुरंत अपने रूम से बाहर निकला। बाहर ही एक सर्वेंट खड़ी थी। उसने उस सर्वेंट से आकर पूछा, मिस धुनकी ने खाना खाया क्या? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, नहीं, अभी तक तो नहीं। खाना उनके रूम में भिजवाया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। खाना अपने रूम में रखने भी नहीं दिया, तो मैं वो खाना वापस किचन में ले गई। स्वरांश ने धुनकी के रूम की तरफ देखा और फिर उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, आप जाकर खाना लेकर आइए। इस बार मैं उनके रूम में खाना लेकर जाऊंगा। उसकी बात पर सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिला दिया और किचन की तरफ चली गई। वहीं स्वरांश खुद से बोला, आज मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से बस मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, और तुम्हें खाना खिलाकर मैं अपना गिल्टी फील दूर करना चाहता हूँ। इसके अलावा ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है और ना ही कभी हो सकती है। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं।
आई जस्ट हेट यू। पर आज जो मेरी वजह से तुम्हारे साथ गलत हुआ उसकी वजह से मैं आज तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और सर्वेंट का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद वो सर्वेंट खाने की ट्राली लेकर आई तो वो ट्राली लेकर स्वरांश धुनकी के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही दरवाजा नॉक किया अंदर से तकरीबन 1 मिनट बाद धुनकी ने आकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सामने खाने की ट्रॉली पर गई तो वो जल्दी से बोली, मैंने मना किया था ना तुम्हें कि खाना मत लेकर आना, तो तुम क्यों? उसकी बात बीच में ही रह गई जब उसकी नजर सामने स्वरांश पर गई। स्वरांश भी एकदम सुन्न हो गया था। वो यहाँ तक खाना लेकर आ तो गया लेकिन अब उसे बहुत अजीब लगने लगा था। धुन की जल्दी से बोली, तुम यहाँ। स्वरांश एक गहरी सांस लेकर बोला, वो तुमने खाना नहीं खाया तो? धुन की उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, तो क्या? अब आप मेरे लिए खाना लेकर आए लेकिन इसमें आपने क्या मिलाया है मिस्टर ओबरॉय? अब क्या मिलाया आपने? कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? बता दीजिए, अगर मुझे मारने के इरादे हैं तो पीठ पीछे नहीं सामने से जहर दीजिएगा मिस्टर ओबरॉय, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसकी बात पर स्वरांश गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और तुम मुझे सुना रही हो। धुन की व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, क्यों? मुझे नहीं सुनना चाहिए आपको। आपने जो काम किया है उसके लिए आपको कुछ कहूँ भी ना। बेशक से आपने माफी मांग ली लेकिन माफी मांगने से वो चीज सही नहीं हो जाएंगी जो आप खराब करने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर ओबरॉय। अगर नशे की उस हालत में कोई मेरा फायदा उठा जाता तो आपका तो सिर्फ खेल हो जाता, मेरी तो जिंदगी ही खेल बनकर रह जाती। कभी आपने सोचा है कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी जरूरी होती है? पर नहीं, आप जैसे अमीरजादों को किसी लड़की की इज्जत से क्या ही फर्क पड़ेगा। आपके लिए तो लड़कियां बिस्तर पर खुद ब खुद जाकर बिछ जाती है ना मिस्टर स्वरांश ओबरॉय। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मुझे भूखा मरना मंजूर है लेकिन इतनी घटिया हरकत करने के लिए मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। स्वरांश गुस्से से बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी जुबान कुछ ज्यादा ही चला रही हो? माना मुझसे गलती हो गई लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतना सब कुछ सुनाओगी। धुन की हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रही है मेरे सुनाने से तो फिर यहाँ पर क्यों खड़े हैं मिस्टर स्वरांश ओबरॉय? यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हैं? स्वरांश गुस्से से बोल, यू नो वॉट, गलती मेरी ही है जो मैं यहाँ पर आया, और वो भी तुम्हारे लिए खाना लेकर। नाउ जस्ट गो टू हेल। ये बोलकर उसने जोर से उस ट्रॉली को हाथ मारा तो वो ट्रॉली लुढ़क कर नीचे की तरफ गिर गई और सारा खाना बिखर गया। स्वरांश गुस्से से कांपते हुए धुनकी को देख रहा था और धुनकी बस चुपचाप खड़ी थी। स्वरांश ने एक नजर उस खाने की तरफ देखा और फिर वापस धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, आई जस्ट हेट योर धुनकी अग्रवाल। आई जस्ट हेट यू। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और धुनकी की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। उसने स्वरांश ओबरॉय से मोहब्बत मांगी ही कब थी जो स्वरांश उससे नफरत का इजहार करके गया था। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर सर्वेंट को बुलाकर वो सारा खान साफ करवाया। उस सर्वेंट ने उसे दोबारा खाना लाने के लिए पूछा लेकिन धुनकी ने मना कर दिया और आकर बेड पर लेट गई। उसे अपना सर जोरों से दर्द होता महसूस हो रहा था और उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीर घूमने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बार फिर से किसी चीज के बारे में ओवरथिंक कर रही हो। वो पहले डिप्रेशन से गुजर चुकी थी और अब एक बार फिर से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। कब रोते रोते वो सो गई उसे पता नहीं चला और फिर सुबह का वक्त। वो तकरीबन 8 बजे उठी। आज उसका एक्सरसाइज करने का मन नहीं था, इसलिए उसने क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और अपने वॉशरूम में चली गई। वो शावर ले रही थी तभी अचानक से महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा लेकिन दरवाजा बंद था। धुन की खुद से बोली, पूरी रात बीत गई है लेकिन पता नहीं क्यों मैं कल वाली बात को भूल नहीं पा रही हूँ। हे भगवान प्लीज कुछ तो अच्छा कीजिए, कितने दिनों से आप मेरे साथ सब कुछ बुरा बुरा कर रहे हैं।
ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका? प्लीज ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए ना, अब और नहीं झेला जाता मुझसे। पहले ही इतनी तकलीफें दे चुके हैं आप मुझे, अब और क्यों दे रहे हैं? ये बोलते हुए वो काफी मायूस थी। तभी एक बार फिर से उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है, कोई उसे छुपकर देख रहा है। उसने तुरंत अपना चेहरा दरवाजे की तरफ घुमाया, लेकिन अब भी दरवाजा बंद था। अब धुनकी को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसने जल्दी से शावर बंद लिया और टॉवल लपेटकर बाहर की तरफ आई, तो उसे सामने ही दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। उसने तो दरवाजा बंद किया था, तो दरवाजा खुला कैसे? और पर्दे लहरा रहे थे, मतलब कोई अभी वहां से गया था। वो जल्दी से बाहर आई, लेकिन वो दरवाजे से बाहर निकलती उससे पहले ही उसे अपनी हालत का आभास हुआ, तो वो तुरंत दरवाजा बंद कर वापस अंदर आ गई। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, क्योंकि अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की नजरों में हो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।